जय हिंद दोस्तों। अपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, पीछे की क्लास में देखे थे, क्लास 12 की जो पॉलिटिकल साइंस चल रहा है उसमें फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में हमने बात किया था। चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। यानी जब भारत को जब आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिली तो उस समय बंटवारे का भी सामना करना पड़ा। बंटवारे का भी सामना करना पड़ा हमें। और उस स्थिति में भारत को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए ताकि हमें लोकतांत्रिक जो हम सपना देखे कि लोकतंत्र का, वो सपना हमारा पूरा हो सके और सबके लिए एक समान व्यवहार किया जाए। ये सारी जो चुनौतियां हैं सामने थी हमारे। एकता और अखंडता की चुनौती थी हमारे सामने, लोकतंत्र को कायम करना, ये सब चुनौती थी। हमने जो संविधान में जो अपनाया था कर्तव्यों को, उसको व्यवहार में लाना भी एक हमारे लिए चुनौती बन गया था कि हमने सिर्फ किताब में रख दिया और व्यवहार में आया ही नहीं, तो संविधान हमारे किस काम का? संविधान में वर्णित कर दिए और वो लोगों के व्यवहार में है ही नहीं, व्यक्ति जो है उसे मानने को तैयार ही नहीं, तो हमारे लिए वो संविधान किस काम का? इसलिए उसे व्यवहार में लाना भी जरूरी था। तो सब चुनौतियां जो है सामना करना पड़ा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चुनौतियों को टैकल कर दिया गया, हैंडल कर दिया गया उसे। फिर हमने लास्ट बात की थी, देसी राजवाड़ों से बातचीत करते वक्त तीन बातें जो है सामने आया था। और राजवाड़ों को, यानी जो बिखरे हुए जो क्षेत्र थे प्रांतों के तौर पे, जिसे अंग्रेजों ने बांट दिया था अपनी प्रशासनिक सुविधा के आधार पे, तो उनको जब एक किया गया और इसमें अहम भूमिका निभाए सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसे बिस्मार्क की जो है उपाधि दी गई, संज्ञा कह सकते हैं। तो इन्होंने अहम भूमिका निभाई राजवाड़ों की एकीकरण करने में, विलय में उसके। तो जब आपस में बातचीत किया गया राजवाड़ों से, तो तीन बातें जो है सामने आई। पहली बात कि ज्यादातर भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते थे शुरू से ज्यादातर राजवाड़े जो है वो चाहते थे कि ज्यादातर प्रांत कि हम भारत में ही रहे। दूसरा कि सरकार का जो नजरिया था, ये सरकार का जो रुख था, ये थोड़ा सा लचीला हो गया था। सरकार ने कह दिया कि हाँ, अगर तुम्हें स्वतंत्र रहना है तो उसे स्वायत्तता जो है दे दी गई। क्या किया गया? तो स्वायत्तता दे दी गई। स्वायत्तता जो है ये दे दी गई कि अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो तो स्वतंत्र ही रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। स्वायत्तता जो है ये दे दिया गया। ये जो है रुख जो है सरकार का, वो थोड़ा सा लचीला था। शुरू वक्त में जो है उन्होंने क्या किया कि स्वायत्तता दे दिया। फिर तीसरी बात जो है ये सामने आया, सीमा विवाद की। जब राजवाड़ों को एक किया गया तो उसका जो एरिया है उसमें भी चेंज किया जाएगा, तो चेंज किया जाएगा तो उसमें सीमा विवाद की जो है समस्या देखने को मिला। चलिए, सीमा विवाद की समस्या जो है ये देखने को मिला हमें। तीन सारी जो है बातें जो है ये सब राजवाड़ों से बातचीत करने पे सामने आई, समक्ष आया ये सब। हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पे खड़े हैं। यहाँ एक स्टेटमेंट जो है ये दिया गया है। क्या है कि हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पे खड़े हैं, साथ मिलकर चले तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि भारत की रियासतें इस बात को पूरी तरह से समझेगी कि अगर हमने सहयोग नहीं किया तो, भलाई में साथ मिलकर एकदम एक कदम नहीं बढ़ाया तो आज अराजकता के कारण जो है बर्बादी का जो है सामना करना पड़ेगा।
ये कहा गया था किसके द्वारा? ये कहा गया था सरदार पटेल के द्वारा। राजवाड़ों के जो जो राजवाड़ा चाहते थे कि हमें स्वतंत्र हो रहे, उनके लिए ये कहा गया कि हमें, हम जिस मुकाम पे अभी खड़े हैं, हम जिस पड़ाव पे अभी खड़े हैं, वहां पे हमें एक साथ मिलकर चलना चाहिए, हमें एक रहकर चलना चाहिए। नहीं तो हम, छोटे प्रांत हो या बड़े प्रांत, सभी जो है विपत्ति में जो है फंस जाएंगे, आपदा में फंस जाएंगे, जिससे हम निकल नहीं पाएंगे और उससे हमारी बर्बादी होगी। क्या होगी? बर्बादी। हम बर्बादी की तरफ चल जाएंगे, चाहे वो राजवाड़े छोटे हो या बड़े, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एक नहीं रहे तो हमें बर्बादी का सामना करना पड़ेगा, विपदा का जो है सामना करना पड़ेगा। और अगर हम एक रहेंगे तो सब मिलकर उन विपदा का सामना करेंगे, जिससे हम निकल पाएंगे। नहीं तो हम उससे, उस जो विपदा है उससे हम निकल ही नहीं पाएंगे। ये कहा गया राजवाड़ों के लिए सरदार पटेल द्वारा। देसी जो राजवाड़े थे उनके लिए कहा गया सरदार पटेल द्वारा कि हम सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए, ना कि हमें अलग रहना चाहिए। हम सबको एक साथ मिलकर चलना चाहिए। आसान नहीं है क्या पटेल हो जाना? पटेल होना, बनना आसान नहीं है। जीवन में इन्होंने इतना ज्यादा त्याग किया, शायद ही कोई आज तक त्याग किया होगा, इतनी बड़ी जो है। क्या? उसके बाद हम देखते हैं मणिपुर का विलय। ये जो मणिपुर है, मणिपुर, देख रहे हो छोटा सा ये जो मणिपुर है, ये चाहता क्या था? इसके जो शासक थे, राजा थे यहाँ के, राजा भोजचंद्र, ये चाहते थे कि हम भारत में ही रहें। क्यों जाए इधर उधर, क्यों रहे अकेले, कहीं कोई आएगा पीट के चल जाएगा, तो क्या करेंगे? क्या कोई साथ भी नहीं देगा? तो इसलिए हमें सबसे अच्छा उचित होगा कि हम भारत में ही शामिल हो जाए। लेकिन यहाँ की जनता जो थी, जनता कहती थी कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हम अकेले रहेंगे, अपना एक नया जो है देश बनाएंगे और अपनी मर्जी से सब कुछ करेंगे। ये जनता का मानना था, जनता का जो है मर्जी था ये। लेकिन ये जो राजा थे भोजचंद्र, इनका मानना था कि हम भारत में रहे, और इन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिया था विलय पत्र पे। महाराजा कौन थे यहाँ पे? तो महाराजा भोजचंद्र। संवैधानिक राजतंत्र यहाँ पे, संवैधानिक जो राजतंत्र है यहाँ पे स्थापित था। राजतंत्र था लेकिन कैसा? संविधान के अनुसार संवैधानिक जो है राजतंत्र यहाँ पे स्थापित था। पहला ऐसा भाग, ये भारत का पहला ऐसा भाग था जहां सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पे वोट जो है चुनाव कराए गए थे। चुनाव कराए गए थे, पहला ऐसा भाग जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनाव कराए गए थे। महाराजा ने आजादी से पूर्व ही विलय पत्र पे, सहमति पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन जनता जो है विलय का विरोध कर रही थी। जनता क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। ये रहे पीछे भोजचंद्र, और ये रहे पटेल, ये रहे भोजचंद्र के साथी, और यह नेहरू। तो क्या रहा मणिपुर में? तो मणिपुर में रहा कि वहां पे पहले से संवैधानिक राजतंत्र चल रहा था, और चुनाव भी होता था। किस प्रकार? तो वयस्क मताधिकार के आधार पे चल रहा था। जब बात आई स्वतंत्र रहने की, पाकिस्तान में मिलने का या फिर भारत में मिलने का, तो ये इन्होंने चुना कि हम भारत में रहेंगे, भारत में शामिल होंगे। तो इन्होंने सहमति पत्र पे हस्ताक्षर भी कर दिया। लेकिन ये जो विलय था, विलय का विरोध करने लगा
जनता। और ये विरोध की जो झलक है ये आज भी हमें देखने को मिलता है, इसकी जो नाराजगी है। सरेआम जो है मणिपुर में दंगे चलते रहते हैं, किस कारण? इसी नाराजगी के कारण। हैदराबाद का विलय, उसी प्रकार से हैदराबाद भी चाहता था कि हम स्वतंत्र रहें। अगर हैदराबाद स्वतंत्र रहता तो पाकिस्तान तो जानबे करते हो आप है कैसन, तो वो क्या करता? कहता कि काहे अकेले हैं, हमारे साथ चलाओ, हमारे साथ चलाओ। तो अगर उसके साथ चला जाता तो आप खुद सोचो कि इतना बड़ा जो भारत है इसमें एक छोटा सा पाकिस्तान बीच में रहता। सोच कर ही इमेजिन करो आप, सोच कर ही अजीब लगता है कि इतना बड़ा भारत और छोटा सा बीच में वो पाकिस्तान। जमीन तो उठा कर ले नहीं जा सकते, तो यहीं पे रहेगा पाकिस्तान। तो इसलिए हैदराबाद को भी भारत में मिलाया गया। और हैदराबाद के शासक को कहा जाता था निजाम। निजाम जो है नाम नहीं था, ये पदवी थी, पदवी थी, निजाम नहीं। निजाम जो है नाम नहीं था, पदवी थी। तो शासक को कहा जाता था निजाम। ये रहे निजाम। चलिए, तो शासक को निजाम कहा गया। जनता द्वारा निजाम के खिलाफ आंदोलन, निजाम ने अर्धसैनिक बल जो है तैनात किया। देखो, निजाम शासक था, शासक को निजाम कहा जाता था। और शासक जो है क्या किया, निजाम अपने अपने मर्जी से जो मन सो किया था, करता था। जनता की उसे कोई फिक्र नहीं, जनता क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है कोई फिक्र नहीं, कोई मतलब नहीं उससे। और इसलिए उसका जो तानाशाह था वो ज्यादा बढ़ गया। इस कारण जनता ने उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन छेड़ दिया तो इस आंदोलन को दबाने के लिए उसने अपने अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया। अर्धसैनिक बल को तैनात कर दिया तो उसके जो सैनिक बल थे उसे रजाकार कहा जाता था। इतने जो दरिंदगी थी इसमें कि आप सोच नहीं सकते हो। ये जो बल था इसका, सेना, दरिंदगी थी इसमें इतनी कि आप सोच नहीं सकते हो। तो इसको सरेआम में कत्ल करने लगा लोगों का। तो जब पता चला भारत को, तुम अलग हो जाओ या फिर इसी में शामिल हो जाओ, ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन अभी तो हो इसी में, भारत में ही ना। क्या अभी तो तुम भारत में ही हो? तो बात की बात है, तुम अलग हो गए या फिर भारत में शामिल हो गए। पहले भारत में रहकर तुम ऐसा कर रहे हो। तो इसलिए भारत की सैनिक जो है पहुंची, सितंबर 1948 में पहुंचा, भारतीय सेना पहुंची और निजाम ने समर्पण किया और भारत संघ में शामिल हुआ। मजबूरन जो है इसे शामिल होना पड़ा भारत में, और हैदराबाद भारत में शामिल हो गया। इसे ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। क्या दिया गया? तो ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हैदराबाद जो है भारत में शामिल हुआ। नहीं तो आप तीन तीन गो पाकिस्तान आपको नजर आता, अभी तो एक ही है। वो भी पाकिस्तान जो है पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश में बन गया, परिवर्तित हो गया। और ऐसे में आपको तीन पाकिस्तान नजर आता, एक पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और हैदराबाद पाकिस्तान। सोच कर ही अजीब लग रहा है। तो इसलिए उसे क्या किया, भारत में शामिल कर दिया गया। यही कंडीशन कश्मीर की भी थी। हरिचंद जो है, हरि सिंह जो है यहाँ के शासक थे। राजा हरि सिंह स्वतंत्र रहना पसंद किया। इसने क्या किया, इसने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम अपना जो है संविधान लागू करेंगे, हम अपनी जो है राजनीति, सब कुछ हम अपने तरीके से देखेंगे। हमें स्वतंत्र रहना, हमें एक नया देश बनाना है, हमें एक नया देश बनाना है, हम स्वतंत्र रहेंगे। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो इसने अपनाया कि हमें स्वतंत्र रहना है। जैसे ही अपनाया स्वतंत्र रहना है, कहा अब तो ये स्वतंत्र रहेगा। जाते हैं पाकिस्तान, सोचा कि अब तो ये स्वतंत्र रहेगा, चलो भारत से अब कोई लेना देना नहीं। पहले इसे कहा गया, पटेल ने इसे आग्रह भी किए इनसे कि भारत में शामिल हो जाओ, तुम अकेले रहोगे, कोई आएगा पीट के चला जाएगा।
भारत में शामिल हो जाओ कि अगर तुम पे कोई समस्या आएगी तो हम मिलकर साथ साथ मिलकर हम उसका सामना करेंगे। लेकिन तुम अकेले रहोगे तो कोई पीट कर आएगा फिर भी हम पीट कर जाएगा फिर भी हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे। तो जब पता चला पाकिस्तान को, इसने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे, पाकिस्तान के बगल में है, पाकिस्तान ने इस पे हमला कर दिया। मौके की नजाकत को देखकर हमला कर दिया। तो हमला कर दिया तो ये भागे भागे आया पटेल के पास। पटेल के पास आया, कहा कि हमें बचा लो, गलती हो गई, बचा लो। तो कहा, पटेल कहे कि उस समय बोले थे, तुम्हें पहले ही समझाए थे कि हमें अभी जिस पड़ाव पे हम है, हमें अभी साथ मिलकर चलना है। अकेले रहे तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से। स्टेटमेंट में दिया गया था, फिर भी नहीं माना। तो ये जब कहा कि हमें जरूरत है आपकी, हमें मदद चाहिए, तो मदद मांगने आया। तो इसके लिए 26 अक्टूबर को पहले कहा गया कि तुम पहले विलय के सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करो, तब हम तुम्हारी मदद करेंगे, नहीं तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तो इसने सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किया, 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किया। देखो, अगस्त में आजाद हुआ, अगस्त में आजाद हुआ, और हस्ताक्षर कब कर रहा है? अक्टूबर में आजाद हस्ताक्षर कर रहा है, 26 अक्टूबर को। और आजादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त को। तो हस्ताक्षर किया। तो जब हस्ताक्षर किया तो यहाँ की सेना गई और क्या, सेना गई और पाकिस्तानी जो सैनिक है उसे मात दे दिया। लेकिन इसमें गलती एक हुई, हम कह सकते हैं कि गलती एक हुई कि नेहरू ने ये जो मामला था, बीच में ही ये मामला उठाकर यूएनओ को दे दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जो है उसको ये मामला सौंप दिया। नेहरू ने यह मामला किसे दे दिया? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को दे दिया। और इसमें शामिल वो थे जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका। और जब अमेरिका शामिल है तो आप जान ही रहे हो कि अमेरिका है कैसन। क्या जान ही रहे हो कि है कैसे? तो ये जो यूएनओ में दे दिया गया, तो यही जो है नेहरू की गलती रही, जो कि मामला आज तक निपट नहीं पाया। आज तक जो है मामला निपट नहीं पाया। गलती यही थी कि यूएनओ में दे दिया। अगर नहीं जाता यूएनओ में तो भारतीय सेना जो है ऐसी है कि वो पूरा पाकिस्तान को हिंदुस्तान में बदल देता। क्या? तो गलती यही रही कि युद्ध जो है विराम हुआ किसकी मध्यस्थता में? तो इसमें हस्तक्षेप किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद द्वारा, हस्तक्षेप किया गया और उसे जो है ये मामला सौंप दिया गया, और इस कारण जो है युद्ध विराम हुई। और इसमें कहा गया कि युद्ध विराम हो गया, और जो 30% जो एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, 30% जो एरिया पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया जम्मू कश्मीर का, उस पर कहा गया संयुक्त राष्ट्र संघ की जो द्वारा जो कहा गया कि अगर जनता जो चाहेगी वही होगा। वहां की जो जनता चाहेगी कि अगर हम पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तान में रहेगा, वहां की जनता चाहेगी कि हम भारत में रहे तो भारत में रहेगा, तो भारत में रहेगा। तो इस कारण जो है क्या हुआ, तो अभी तक ये मामला सिद्ध नहीं हो पाया, स्पष्ट नहीं हो पाया, और पीओके का मामला जो है अभी तक चलता रहता है। ये जो 30% जो एरिया है, देख सकते हो आप, 1/3 जो हिस्सा जो है ये अवैध कब्जे हो गया, और इसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और ये तो है, ये है, तो है, ये है। फिर 1962 में आता है चाइना आता है, चाइना भी कब्जा करके चला जाता है। चाइना के साथ गलती हुई
नेहरू की ही। कि नेहरू जी है जो, इन्होंने क्या किया, चाइना को दोस्त समझ बैठा, और उसकी दोस्ती की कोई गारंटी है ना। ठीक है, तो चांद तक नहीं तो शाम तक, क्या टीका तो पूरा जीवन भर रहेगा। उसकी दोस्ती जानवे करते हो आप, चाइनीज जो है वस्तु है कितनी टिकाऊ होता है। टिक गया तो जीवन भर रहेगा, और नहीं टिका तो सुबह लिए शाम में गया। तो ऐसे ही चाइना की भी दोस्ती था। नेहरू को लगा कि ये जो है हमारे चाइना जो है परम मित्र है, हम जैसा कहते वैसा कर रहा है। लेकिन पटेल को शंका हो गया था शुरू में ही कि ये जो है पलटने वाला है, पलटने वाला है। तो इसी कारण जो है नेहरू समझे कि ये जो है हमारा मित्र है, तो इससे क्या दिक्कत है। तो उस एरिया पे जो है इधर कोई मजबूत सेना बैठा ही नहीं, अर्ध सैनिक बल था। थोड़े बहुत जो है सेना को यहाँ पे रखा गया था। और उसी वक्त जो है 1962 में आक्रमण कर देता है चाइना। देख रहे हो, दोस्ती की धज्जिया धज्जिया उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया। तो इस प्रकार से इतना जो एरिया है आप देख सकते हो, ये भारत भी, भारत का जो इतना हिस्सा है ये पाकिस्तान ले लिया। और इधर आप देख सकते हो इतना जो अक्साई चीन है ये चाइना ले लिया, बचा हुआ इतना, इतने बड़े कश्मीर में इतना बचा हुआ। और हमारे जो नेता लोग हैं वो करेंगे क्या, करेंगे क्या, धर्म धर्म धर्म, सिर्फ धर्म धर्म, और इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ बोलने के लिए और करने के लिए कुछ नहीं। चलिए, तो ये सब रहते हैं। युद्ध विराम हुआ, लेकिन क्या हुआ, तो 1/3 हिस्सा जो है ये अवैध कब्जे में चला गया। 26 जनवरी 1957 को संविधान संविधान जो है ये जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1957 को। हमारे यहाँ लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन वहां पे 7 साल जो है बाद लगा। चलिए, अब देखते हैं हम कि राज्यों का जो है पुनर्गठन होने लगा। राज्य जो है पहले हम आपको बता चुके हैं कि राज्य को अंग्रेजों ने किस प्रकार से बांटा था, ताकि उसे सुविधा मिल सके। उसे अपनी सुविधा की चिंता थी कि हमें किस प्रकार से सुविधा मिले। लेकिन यहाँ पे भारत को सिर्फ प्रशासन की जो है जरूरत थी नहीं। प्रशासन, अगर राज्य को आप चाहते हो कि अच्छी तरह से व्यवस्थित होकर चले, तो उसके लिए जरूरी है कि प्रशासन भी संतुष्ट हो और प्रजा भी। प्रशासन भी संतुष्ट हो और प्रजा भी। राज्य को व्यवस्थित रखने का राज्य के लिए दो ही पिलर है, एक प्रशासन और एक प्रजा। दो ही पिलर है, इसमें से दोनों में से कोई एक भी गड़बड़ाया, का साम्राज्य जो है ठप हो जाएगा। तो इसलिए समझ थी, तो इसलिए क्या किया, राज्यों को अब पुनर्गठन किया गया, ताकि हम सही तरीके से राज्यों को व्यवस्थित कर सके। अगर आप देखोगे मैप में, मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे
ये पूरा जो है बंगाल, बंगाल के नाम से शामिल, इसमें बिहार भी शामिल, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, और इसके आसपास के जो क्षेत्र है उसको भी शामिल कर दिया गया। ये पूरा जो ऐसे है इसको मध्य प्रांत बना दिया गया। मध्य प्रांत डायरेक्ट, तो इस प्रकार से बांटा गया था कि उसे सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के आधार पे सहायता हो, प्रशासनिक जो है सुविधा मिले उसे, लेकिन हमारे पास जो है क्या, सिर्फ प्रशासनिक प्रशासन ही हमारे लिए आवश्यक नहीं, हमारे लिए प्रजा भी आवश्यक है। तो इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि हमें एक व्यवस्थित तरीके से राज्यों को बांटना है। इसलिए राज्यों का पुनर्गठन जो है करने के लिए नियम लिया गया। इसके लिए जो शुरुआत की गई, तो इसमें पहले तो चुनौतियों का सामना किया गया। चुनौती जो है आई, तो पहली चुनौती ये रही कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, इस तरह पुनर्गठन हो। पुनर्गठन कैसा हो, तो पुनर्गठन इस आधार पे हो कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, यानी सब उसमें सहमत हो, कोई भी उससे नाराज ना हो, कोई भी उसमें जो है सबकी सहमति हो उसमें। इसलिए इस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन गठन किया जाए कि उसमें एकता और अखंडता बनी रहे। दूसरी, भारतीय प्रांतों के आंतरिक सीमाओं का तय करना। भारतीय जो प्रांत है उसकी आंतरिक जो सीमाएं हैं उसको तय करना कि कितने एरिया को हम किस राज्य में देंगे, कितने क्षेत्रफल किस राज्य का होगा, इसको तय करना एक कठिन समस्या था कि कैसे हम, अगर हम किसी राज्य को बड़ा क्षेत्रफल दे देते हैं, किसी को छोटा, तो ऐसे में हो सकता है कि सब जो है क्या विरोध भी करे इसका, तो ऐसे में एकता और अखंडता गया, कैसे रहेगा एक सब। तो इसलिए दूसरी चुनौती थी कि भारतीय प्रांतों का आंतरिक सीमाओं का तय करना। ब्रिटिश भारत में प्रांत प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा गया था। अब यह केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं था, अब यह केवल प्रशासनिक मुद्दा नहीं था। विभाजन भाषा व संस्कृति के आधार पे हो। विभाजन भाषा व संस्कृति के आधार पे हो। इन लोगों की मांग थी कि भाषा के आधार पे और संस्कृति के आधार पे विभाजन हो। इस आधार पे, तो भाषा और संस्कृति के आधार पे विभाजन हो, ये माना गया था। किस लिए, क्योंकि नागपुर अधिवेशन में 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस द्वारा गलती की गई थी उसमें कि कांग्रेस ने बोल दिया था कि एक भाषा एक राज्य, बोल दिया गया था उसके द्वारा, तो सब जो है अपने अपने भाषा लेकर मांग करने लगे अपने अपने राज्य की। तो जब भाषा के आधार पे हम आपस में बटिए गए, तो फिर हम कैसे कह सकते कि हम एक है, तो हमारी जो एकता और अखंडता की जो सपना है वो तो सपने रह जाएगा। हमने कह दिया एक भाषा एक राज्य, तो सारे राज्य की भाषा अलग अलग होगा, तो हम दूसरे राज्य के लोगों से कैसे हिल मिल सकते, घुल मिल सकते उससे। तो इसके लिए क्या किया गया, तो एक गलती जो है की गई थी, इस आधार पे चुनौती ये भी सामने आया कि ये जो बंटवारे हो, ये जो कहने का अर्थ हुआ कि राज्य का जो पुनर्गठन हो, राज्यों का जो पुनर्गठन हो, ये भाषा और संस्कृति के आधार पर, राज्यों का विभाजन जो है भाषा और संस्कृति के आधार पे हो। सरदार पटेल के बारे में जो है उनकी जीवनी 1875 से 1950 तक के उनका जीवन काल रहा। आजादी के आंदोलन के नेता रहे वो, कांग्रेस के नेता रहे, महात्मा गांधी के अनुयायी थे, स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री, प्रथम गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री रहे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे। देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही उनकी। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान आदि से संबंधित विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे। संविधान सभा की जो समितियां रही उनमें भी ये सदस्य रहे। कौन कौन, तो अल्पसंख्यक के लिए, मौलिक अधिकार के लिए, ये सब जो प्रांतीय सभा रही, तो इसमें ये सदस्य रहे। भाषा की राजनीति, कांग्रेस द्वारा क्या गलती हुई थी कि नागपुर अधिवेशन में इसने कह दिया था कांग्रेस द्वारा कि एक भाषा और एक राज्य,
तो सब अपनी अपनी भाषा को लेकर मांग करने लगे कि हमारी भाषा के आधार पे हमें एक राज्य चाहिए, हमें हमारी भाषा के आधार पे राज्य चाहिए। तो मांग करने लगा, तो ऐसे में हम कैसे कह सकते कि हम एक है, हम तो भाषा के आधार पे बट ही गए। तो मॉरिस व्यक्ति है मॉरिस जोन्स ने भारत को संतवादी भाषा का देश कहा। क्या कहा? भारत को संतवादी भाषा का देश, यानी संतों की जो भाषा है वो भारत की भाषा है। कनाडा में लोग इंग्लिश व फ्रेंच भाषा का उपयोग करते हैं, जबकि स्विट्जरलैंड में 4 भाषाएं जर्मन, फ्रेंच, रोमन व स्विस बोले जाते हैं। 4 भाषाएं जो है बोले जाते हैं। नेहरू ने कहा हिंदी और उर्दू दोनों एक ही भाषा के 2 पहलू हैं, इसलिए हिंदी और उर्दू वाले जो है अलग भाषा के लिए अलग अलग राज्य की मांग ना करें। इसके लिए क्या कहा गया? इसके लिए कहा गया कि हिंदी और उर्दू दोनों एक ही भाषा के 2 पहलू हैं। भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया, संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया भाषा को। पहले जो है भाषा 14 थी, अब जो है 22 भाषाएं। पहले कितनी? 14, और अब जो है ये 22 है। 1963 में भाषा कानून बना, राजभाषा कानून बना। 1963 में जो है राजभाषा कानून बना। 1965 की निर्धारित समय सीमा के बाद भी राजकाज में अंग्रेजी भाषा चल सकेगा, ये कहा गया। इसमें कहा गया कि 1965 के निर्धारित सीमा के बाद भी ये जो सरकारी कामकाज है, राजकाज की जो काम है, उसमें अंग्रेजी भाषा का उपयोग चल सकेगा। फिर 1967 में इंदिरा गांधी ने राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया, इंदिरा सरकार ने, और इसमें कहा गया कि 1965 के निर्धारित सीमा के बाद भी राजकाज में अंग्रेजी भाषा चलता रहेगा। इसमें कहा कि चलता रहेगा, लेकिन इसमें कहा कि कब तक चलता रहेगा? जब तक राज्य ना चाहे। जब तक राज्य चाहेगा कि इसमें चले अंग्रेजी सरकारी कामकाज में, तब तक चलेगा। जहां राज्य जो है मना कर दिया, तब ये बंद हो जाएगा। यहाँ स्टेटमेंट है एक गांधी जी का। इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर जो है बढ़ेगा। हिंदुस्तानी को सभी प्रांतों में शिक्षा का माध्यम बनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सभी प्रांतों में शिक्षा अलग अलग भाषाएं में दी जाएगी, तो उस शिक्षा का काम ही क्या? जो एक ही राज्य में सीमित रहे, दूसरे राज्य में वो शिक्षा जो है वो भाषा का कोई उपयोग ही नहीं। तो ऐसे में उस शिक्षा का मतलब ही क्या बनता है? और अंग्रेजी को इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना तो और भी व्यर्थ है। तो अंग्रेजी को हमें इसके लिए उपयोग करना ही नहीं चाहिए, और भाषा के आधार पर हमें बांटना ही नहीं चाहिए। ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापना हुआ इसका कब? तो 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसका स्थापना हुआ 1953 में। कार्य क्या रहा? तो कार्य रहा राज्य के सीमांकन मामले पर गौर करना, राज्य के जो सीमांकन मामले हैं उस पर गौर करना। दूसरा, आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ये जो आयोग की गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके द्वारा 1956 में पुनर्गठन आयोग अधिनियम पारित किया गया और इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है, जो तेलुगु भाषा के आधार पर बना। तेलुगु भाषा के आधार पर बना। कब बना? तो 1 नवंबर 1956 को बना। भाषा के लिए लोगों ने भाषा के आधार पे राज्य की मांग के लिए इतने बड़े जो है दंगे किए, इस प्रकार से कि आप देख सकते हो यहाँ पे तस्वीर। लोगों ने भाषा के आधार पे राज्य की मांग के लिए दंगे करना शुरू कर दिया। देख रहे हो लोगों की भीड़। ये क्या लग रहा है? क्या है? ये लोगों की भीड़ है।
भाषा के आधार पे राज्य की मांग कर रहे हैं, और जगह जगह जो दंगे चल रही है। नोआखली की यात्रा पे जो है, ये गांधी जी का एक तस्वीर है जो नोआखली की यात्रा पे दिखाया गया। जब वो नोआखली की यात्रा कर रहे थे उस समय का जो ये तस्वीर है। महात्मा गांधी की शहादत। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। जब सब आजादी का जश्न मना रहे थे तब वे, जहाँ पे दंगे हो रहे थे, ये जो आजादी में जो धर्म के आधार पे आजादी हुआ तो लोगों में आक्रोश थी, तो उस आक्रोश को शांत करने के लिए, दंगे को शांत करने के लिए चल दिए थे। और बाकी लोग जो है क्या मना रहे, तो आजादी का जश्न मना रहे हैं। और इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया, और वहां वहां पहुंचे जहां पे आजादी को लेकर दंगे चल रही है, धार्मिक आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे जहां पे दंगे चल रही है, जिसमें दिल्ली है। तो इन्होंने किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। वे कोलकाता के उन इलाकों में डेरा डाले थे जहां पे हिंदू मुसलमानों के बीच भयंकर दंगे हुए थे। सांप्रदायिक हिंसे से उनके मन पर गहरा चोट लगी थी। यह देखकर उनका दिल जो है टूटा था। हिंसा और हिंसा और सत्याग्रह के जिन सिद्धांतों के लिए वे आजीवन समर्पित भाव से काम करते रहे हुए, वही सिद्धांत इस कठिन घड़ी में लोगों को एक सूत्र में पिरो सकने में नाकामयाब हो गए थे। यानी उनका जो सिद्धांत था, हिंसा और अहिंसा का सिद्धांत जो था, सत्याग्रह का सिद्धांत जो था उनका, वो लोगों को एकत्रित करने में नाकामयाब हो गई। क्यों? क्योंकि लोग जो है सांप्रदायिक आधार पे दंगे कर रहे थे। तो इन दंगे को शांत करने के लिए वो कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता पहुंचे। कोलकाता में गांधी की मौजूदगी में हालात बड़ी हद तक सुधर चली थी, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं टिकी। गांधी जी को देखा तो सब जो है थोड़ी समय के लिए दंगे को शांत रखे, फिर वही जो है दंगा फिर शुरू हो गया। फिर लोग सड़कों पर पूरे हर्षोल्लास के साथ नाच रहे थे, आजादी का जश्न मना रहे थे। जब गांधी जी पहुंचे तब गांधी जी प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे। गांधी जी की प्रार्थना में गांधी जी को से मिलने जो है बहुत सारे लोग जुटे। फिर गांधी जी चले गए कहाँ, तो गांधी जी गए दिल्ली। दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में भी सेम कंडीशन था, सांप्रदायिक आधार पे दंगे चल रहे थे। दंगे चल रहे थे। गांधी जी चाहते थे कि गांधी जी दिल से चाहते थे कि मुसलमानों को भारत के गरिमापूर्ण जीवन, भारत में जो है गरिमापूर्ण जीवन मिले और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाए। ये गांधी जी का मानना था कि जो अल्पसंख्यक हमारे भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक है उसे भी सेम नागरिक प्रकार से देखा जाए, सेम उसी प्रकार से देखें हम जैसे यहाँ के हिंदुओं को देखा जाता है। तो गरिमापूर्ण जीवन उनको भी मिलना चाहिए और उन्हें बराबर का नागरिक माना जाना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए वे बड़े चिंतित थे। भारत और पाकिस्तान के आपसी जो संबंध को लेकर लेकर भी उनके मन में गहरी चिंताएं थी।
गहरी चिंता यह थी कि भारत और पाकिस्तान के जो आपसी मामले थे उसको भी लेकर गहरी चिंता यह थी। उन्हें लग रहा था कि भारत की सरकार पाकिस्तान के प्रति अपनी वित्तीय वचनबद्धताओं को पूरा नहीं कर रही है। ये कर रहे हैं। उन्हें लगता था अब पाकिस्तान जो है भारत से अलग हुआ तो नया वो बना, अभी तो जन्म हुआ उसका, तो जन्म हुआ तो उसकी जो परवरिश है, परवरिश के लिए पैसा तो चाहिए। क्या बिना पैसे के परवरिश हो जाएगी? तो उसका जो पालन पोषण होगा तो उसके लिए पैसा चाहिए, आर्थिक जो सहायता चाहिए। तो मांगेगा किसके? बाबूजी से। अलग हुए बाबूजी से तो पैसा तो बाबूजी से लेंगे। तो पैसा मांग रहे, तो पैसा मांग रहे, तो गांधी जी को लग रहा है कि भारत जो है पैसा देने से इनकार कर रहा है, उसको आर्थिक सहायता देने से इनकार कर रहा है, वो अपनी जो वादा जो है भूल रहा है। गांधी जी को लग रहा है यही जो इनको जो लग रहा है यही बात, इसी बात से लोग जो है नाराज थे इनसे कि पाकिस्तान को आर्थिक सहायता के लिए आप क्यों चिंतित हैं? सब कुछ ठीक है, पाकिस्तान को आर्थिक सहायता चाहिए, इसके लिए आप क्यों चिंतित हैं? और ये व्यक्ति जो है अपने सिद्धांत पे चल रहा है कि हम भेदभाव नहीं करते, हम अहिंसा के पुजारी है, सत्याग्रह से हम अपना सब कुछ करते हैं। तो एक इनके अंदर जो है आशंका थी कि ये जो भारत है पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने से जो ये वादा किया था उसे भूल रहा है, वचन जो दिया था उस वचन को भूल रहा है। इस बात से वे नाखुश थे। इसी सारी बातों को सोचकर उन्होंने 1948 की जनवरी में एक बार फिर उपवास रखना शुरू किया। इसे पूरा करने के लिए, उसे अपनी वित्तीय सहायता दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया? इसे पूरा करवाने के लिए फिर एक बार भूखे रहने के लिए उपवास पे बैठ गया। उपवास पे बैठ गए लोग जो है। अब सब इससे खुश तो नहीं होंगे क्या? कुछ लोग सोचेंगे कि दूसरे को जो है, उसको जो हमसे अलग हो गया, हमारे साथ इतना जो है किया, और उसको आप आर्थिक सहायता दिलाने के लिए अपने जो है भूख हड़ताल पे बैठ रहे हो। इसी सारी बात को सोचकर गांधी जी ने क्या किया? तो 1948 की जनवरी में एक बार फिर से उपवास रखना शुरू कर दिया। यह उनका अंतिम उपवास रहा साबित हुआ। कोलकाता की ही तरह दिल्ली में भी अनेक उपवास का जादुई असर हुआ। उनके उपवास का जादुई असर दिल्ली में भी हुआ और दंगे जो है ये शांत होने लगे और उसे पाकिस्तान को ये सहायता दे दी गई। सांप्रदायिक तनाव और हिंसा कमी हुई। दिल्ली और उनके आसपास के इलाके में मुसलमान सुरक्षित अपने घरों में लौटे। भारत की सरकार पाकिस्तान को उनका दे चुकाने पर राजी हो गई। उसे भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने के लिए राजी हो गई। इसलिए गांधी जी ने भूख हड़ताल किया था इस कारण से। बहरहाल गांधी जी के कामों से हर कोई खुश हो ऐसी बात नहीं थी, और इस काम से हर कोई खुश हो ये ऐसी बात नहीं थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के अतिवादी जो है अपनी स्थिति के लिए गांधी जी पर दोष जो है मढ़ रहे थे, कि कह रहे थे कि हमारी जो ये दशा है, हिंदू हो या मुस्लिम, कुछ लोग जो कहते थे कि हमारी ये जो दशा है उसका कारण गांधी जी, उसका कारण गांधी जी। मानते थे वो कि उनका कारण जो है गांधी जी है। इसके बावजूद गांधी जी ने सशस्त्र जो सुरक्षा है उसका हासिल करने से मना कर दिया। उसने कहा कि हमें कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम अपने ही लोगों के साथ जो है कैसे असुरक्षित रह सकते हैं? अपने ही लोगों के बीच, अपने ही लोगों के बीच है तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो इन्होंने क्या किया? तो सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया और आखिरकार वक्त आया 30 जनवरी 1948 का, जब एक हिंदू अतिवादी नाथूराम गोडसे गांधी जी की जो है संध्याकालीन जो प्रार्थना थी शाम को
संध्याकालीन प्रार्थना के समय उनके तरफ चलते हुआ गया और नजदीक पहुंचा और उसने गांधी जी को 3 गोलियां मारी। 3 गोलियां चलाई। गांधी जो है क्षण भर में गांधी जी को मार दिया उसने, क्षण भर में मार दिया। गोडसे से गलती हो गया कि इसे गांधी जी को इसने मारा। उससे अच्छा था कि पहले जो है जिन्ना को ही उसी समय टपका देता जब वो उसने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। क्या तो उसी समय टपका देता, इससे अच्छा वही रहता। बूढ़े व्यक्ति को मार रहा, इससे अच्छा क्यों जिन्ना को ही टपका देता पहले ही। चलिए, तो एमएफ की तो चर्चा हम कर चुके हैं। देखो, गांधी जी को जो है सब देखते थे, सबको लोगों को जो है देखने का जो है नजरिया, किसी भी व्यक्ति का या फिर कुछ भी, कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी, सबका 2 पहलू होता है, एक सकारात्मक, नकारात्मक। आप उसे जिस तरह से देखोगे उसी प्रकार से वो आपको नजर आएगा। अगर आप उसकी अच्छाइयों को देखोगे तो बुराई उसका कितना भी बुरा करे वो, उसकी बुराई आपको नजर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको उसको एक ही नजर से देख रहे हो, सिर्फ उसकी अच्छाइयों को। और अगर आप उसके बुराई को देखोगे तो उसकी अच्छाई, आप उसने कितना भी अच्छा काम किया हो, आपको उसकी अच्छाई नजर ही नहीं आएगा। तो इसलिए दोनों पहलू को देखो ताकि आप स्पष्ट कर सको कि सही है व्यक्ति या नहीं। तो गांधी जी को आप जिस पहलू से देखोगे, अगर ऐसा देखोगे तो जो व्यक्ति इतने बड़े अमीर थे, वकील अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका में उसको बुलाया गया था केस लड़ने के लिए। पढ़े ही होंगे आप, 10th में भी पढ़े होंगे कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, रटे हुए हैं, सब रटे हुए हैं 10th में कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे, तो 1915 को, 1915 को रटे हुए एकदम। तो ये जब रटे हुए तो वो किस कारण गए थे? केस लड़ने के लिए गए थे। तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए बुलाया गया था। अब बताओ, इतने जाने माने जो वकील थे और उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर, आधी धोती पे, एक नहीं कह सकते क्योंकि शरीर तो उघाड़ा ही था उसका, तो आधी धोती पे अपना जीवन गुजार दिया। उनका अगर गांधी ना रहते तो क्या होता? कभी सोचे हो? अगर गांधी ना रहते तो क्या होता? आजादी तो मिलती है, तो फिक्स है, ये तो फिक्स है कि आजादी मिलती ही मिलती। गांधी नहीं होते फिर भी आजादी मिलती। लेकिन गांधी नहीं होते तो होता क्या? होता ये कि जिस समय आजादी मिली शायद ही उस समय मिलता, बहुत देरी से मिलती। किस कारण? क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति आपको नहीं मिला होगा जिसने इतने लंबे समय तक इस बागडोर को अपने हाथों में जो है लेकर चला हो, इसकी कमान को अपने हाथों में लेकर चला हो। लंबे समय तक आजादी की जो बागडोर को अपने हाथों में लेकर चले थे गांधी जी। इसलिए लंबे समय तक इसको संभाले रखे, इसके बागडोर को, और मार्गदर्शन करते गए। अगर बीच में ही छोड़ देते तो आप, हो सकता है कि 1947 के बदला जो है आप 2047 में जो है आजाद होते। इसलिए आप व्यक्ति को एक ही नजर से देखते हो, ये तो गलत है। देखो उसके दोनों पहलू को देखो। उसने क्या किया? सिर्फ यही तो कहा कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक मुसलमान है उसे भी वैसे ही देखा जाए जैसे यहाँ के हिंदू है। और दूसरी बात ये रही कि पाकिस्तान भारत से अलग हो गया है तो भारत को ही उसको आर्थिक सहायता करनी चाहिए। ये 2 मांग किया था।
2 मांग की जगह 3 गोलियां मिली। 2 मांग पूरा हो गया लेकिन 3 गोलियां मिली उसके बदले। चलिए यहाँ पे नए राज्यों का निर्माण जो है हम उसको देख लेते हैं कि हम देखें किस प्रकार से नए राज्यों का निर्माण हुआ। तो लोगों की मांग क्या थी नए राज्यों के निर्माण के लिए कि हमें भाषा और संस्कृति के आधार पर नए राज्य चाहिए। इसके लिए यहाँ पे पोटी श्रीरामुलु जो है इन्होंने क्या किया, तो भाषा के आधार पर राज्य की मांग के लिए इन्होंने भूख हड़ताल पे बैठ गए, अनशन पे बैठ गए। क्या अनशन पे बैठ गए यानी भूख हड़ताल पे बैठ गए। इसलिए तो भाषा के आधार पे राज्य की मांग के लिए ये जो तेलुगु भाषा के आधार पे राज्य की मांग के लिए इन्होंने क्या किया, तो भूख हड़ताल पे बैठ गए। चलिए ये कौन थे, तो इनका जीवन काल रहा 1901 से 1952 तक। गांधीवादी कार्यकर्ता रहे ये। नमक सत्याग्रह में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी। आंदोलन में भाग लेने के लिए जो सत्याग्रह चल रहा था उसमें भाग लेने के लिए इन्होंने क्या किया, तो सरकारी नौकरी छोड़ दी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भागीदारी। 1946 में इस मांग को लेकर उपवास में बैठी कि मद्रास प्रांत में कि दलितों को के लिए मंदिर के जो दरवाजे हैं खोल दिया जाए। मद्रास में दलितों के लिए मंदिर के दरवाजे जो है खोल दिया जाए, इसके लिए ये 1946 में अनशन पर बैठी थी, भूख हड़ताल पर बैठी थी, उपवास पे। फिर आंध्र नाम से अलग राज्य की मांग के लिए इन्होंने 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन पर बैठ गए। आंध्र नाम से एक नए राज्य की मांग के लिए 19 अक्टूबर 1952 से आमरण अनशन पर बैठ गई। अनशन पर बैठ गई, इस कारण इसी से 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। भूख के कारण, अनशन के कारण मृत्यु हो गई। देखिए यहाँ पे भाषावर राज्यों को पुनर्गठित करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ यह नहीं था कि किसी राज्य का तत्काल जो है भाषाई राज्य में तब्दील हो जाए। यानी ये मान लिया गया कि भाषा के आधार पर अगर राज्य को बांटा जाएगा तो ये तत्काल जो है ये भाषा के आधार पर राज्य बट गया, ये स्पष्ट नहीं हो सकता, ये नहीं माना जा सकता। हो सकता है कि बांटा जाए, तो इसे हम ये नहीं, अगर कहा गया कि राज्यों को जो है भाषा के आधार पर बांटा जाएगा जिसका मतलब नहीं है कि हम अभी जो है बंट गए। बांटा जाएगा, हो सकता है, लेकिन अभी हम नहीं बटे। तो ये कहा जा रहा है कि अगर कहा जा रहा है कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन करने के सिद्धांत को मान लेने का अर्थ ये नहीं हो जाता कि अभी जो है तत्काल भाषाई राज्य अलग हो गए, भाषाई राज्य में तब्दील हो गए। बम्बई को, जिसे हम मुंबई कहते हैं, बम्बई को भाषा के आधार पे ही 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। बम्बई से अलग किया गया महाराष्ट्र और गुजरात को अलग किया गया। पंजाब में भी हिंदी भाषी और पंजाब भाषी समुदाय थे, तो इस कारण 1956 में इसकी मांग जो है नहीं हो पाई। 1956 में इनका भी मांग था कि पंजाबी लोगों के लिए अलग राज्य और हिंदी भाषी लोगों के लिए अलग राज्य चाहिए, तो इनकी मांग 1956 में पूरी नहीं हो सकी। तो 10 साल बाद 1966 में इनकी जो है मांग हो गई, तो पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब राज्य जो है दे दिया गया और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का नाम भी अलग कर दिया गया। हिमाचल और हरियाणा को भी अलग कर दिया गया भाषा के आधार पे। 1972 में एक बार फिर राज्यों के पुनर्गठन के लिए 12 जो है प्रयास किया गया। इसमें हुआ क्या, तो असम को अलग करके 1972 में मेघालय बना दिया गया। इसी समय जो है मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग हो गया असम से मेघालय को निकाला गया, मणिपुर त्रिपुरा को बनाया गया अलग। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में बने। कब बने, तो 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने। और इससे पहले ही नागालैंड जो है
इससे पहले ही 1963 में ही बन चुका था। नागालैंड 1963 में ही बन चुका था। तीन राज्य जो एक ही बार बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। कब बने? तो 2000 में। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ उत्तराखंड और झारखंड, ये जो है तीन राज्य, ये एक ही साल बने 2000 में। इसको आपको याद रखना है तो रखना है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भी एक राज्य बना, ये आंध्र प्रदेश से निकला। तेलंगाना भी एक नया राज्य बना, ये 29वां राज्य बना। ये 29वां राज्य बना 2 जून 2014 को। चलिए, तो हमने अभी देखा क्या 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 देख लिया? राष्ट्र निर्माण में जो चुनौतियों का सामना करना पड़ा उसको हम देख लिए। विभाजन किस प्रकार से हुआ, विभाजन का सिद्धांत क्या था, विभाजन का परिणाम क्या रहा, इसको हम देख लिए। विभाजन का परिणाम क्या रहा, सिद्धांत क्या रहा इसका, हम इसको देख लिए। प्रक्रिया क्या रही विभाजन का, विभाजन का परिणाम, इसको भी देख चुके हैं। क्या हिंदू हिंदू राष्ट्र भारत बन पाया था? तो नहीं बन पाया, इसको भी देखें। राजवाड़ों के विलय किस प्रकार से हुआ, उसके विरुद्ध राजवाड़ों के विलय में जो समस्या है उसको देख लिए हम। सरकारी नजरिया क्या था, शांतिपूर्ण समझौते से क्या बात निकल कर आई सामने। मणिपुर का विलय देख लिए हम, हैदराबाद का विलय देख लिए, कश्मीर का विलय। और इस प्रकार से हम राज्यों का किस प्रकार से निर्माण हुआ, नए राज्यों का, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके बारे में अगर आप देख लिए पूरी डिटेल में अच्छी तरह से, तो आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ करना यह है कि वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए और बुक को एक बार पढ़ लीजिए खुद से। बुक को एक बार खुद से पढ़ लीजिए और आंसर लिखने का जो है प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे लिखा रहा है या नहीं। और इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है आगे की क्लास में हम देखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा? क्या आपके लिए, आपको समझने में आसानी हुई? तो इसके लिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, कैसा आपको समझने में आसानी हुई, या फिर कोई भी समस्या हुआ जिसमें हम उसको सुधार सकते हैं। अगर आप बताओगे तब, नहीं बताओगे तो हमें पैसा, ये जो पता कैसे चलेगा कि आप को चाहिए क्या, किस तरह से हम आपको अच्छी तरह से समझा सके। तो इसके लिए आपको कमेंट में जो ये करना है, कमेंट क्या करना है कि आपको वीडियो लगा कैसा, या फिर कोई दिक्कत तो आप कमेंट कर सकते हैं। और प्लस में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। इसमें तो पैसा लगता नहीं है, तो इसलिए आप ये काम कर सकते हो।